सुजाता जी का कहूँगा, हमारी जो केंद्रीय मीडिया उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार की विधानसभा की अहंकारी अध्यक्षा कहीं दिखाई नहीं देती। अंकिता भंडारी उत्तराखंड राज्य की बेटी है, उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है, मगर इनके मुंह में ताला बंद रहता है, इनके मुंह में दही जमी हुई है, क्योंकि जोशीमठ के मामले में कुछ ना बोल पाई है। मगर आज पूछना चाहती हूँ इनसे कि विधानसभा नियुक्तियों में बड़ा कूद कूद के बोल रही हैं आप और बहुत कुछ कह रही हैं आप, लेकिन ये तो बताइए अपने पिताजी के समय के लोगों को क्यों बचा रही हैं आप और दूसरों पर गाज पड़वा रही है। मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं ये, मुख्यमंत्री का चेहरा बन के पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी आप नाकारा है, इसलिए आपको हटवा कर खुद मुख्यमंत्री बनने की इनकी तैयारी है। हो जाइए आप सावधान, सावधान हो जाइए, आपको दिल्ली ने बनाकर भेजा है, मगर कहीं दिल्ली आपके साथ कोई दूसरा खेल तो नहीं कर रहा है। मगर इस पूरे खेल में साथियों आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे विधानसभा में जिन लोगों की नियुक्तियां हुई उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज मेरे साथ विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा के बाहर मेरे साथी खड़े हैं, मेरे ये बच्चे खड़े हैं, और ये बच्चे आखिर कौन है? ये वो है जो विधानसभा को संभालते रहे हैं, पिछले 5 से 6 साल तक ये यहाँ कार्य करते रहे हैं, यानी कि पूरा बिजनेस और अफेयर्स ऑफ द विधानसभा इनके द्वारा संचालित किया जाता था, क्योंकि असली कार्य तो कर्मी करते हैं। मगर बड़ी बड़ी बातें करने वाली विधानसभा अध्यक्षा बताए कि इनको क्यों है नफरत, क्यों है दिक्कत उन लोगों से जिनको नौकरी मिली है। जब ये किसी को नौकरी दे नहीं सकती तो इन्हें दिक्कत क्यों है उनसे जिन्हें नौकरी मिली है। आप देख सकते हैं इन बच्चों को यहाँ पर, हाँ ये बड़े हैं, बच्चे नहीं लग रहे होंगे, मेरे उत्तराखंड राज्य के बच्चे हैं तो मेरे भी बच्चे हैं। और विधानसभा अध्यक्षा को मैं ये चेताना चाहती हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ, इंतजार कर रही थी कि कहीं ना कहीं पीछे हटेंगी आप। जब आप पीछे नहीं हटी तो हाँ, अगर एकमात्र शक्ति को समझ में नहीं आता तो दूसरी को आगे आना पड़ता है, क्योंकि इस राज्य में जो भी महिला शक्ति है वो दुर्गा का स्वरूप होती है और दुर्गा के स्वरूप से डरना चाहिए। दुर्गा का स्वरूप वो होता है जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, जो अपने बच्चों के लिए लड़ता है। तो आइए मैं आपसे बात करवाना चाहती हूँ उन लोगों से जिनके ऊपर गाज गिराई गई है। आप बताइए आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम गिरीश सिंह है। हाँ, और सबसे पहले हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आप एक मातृ शक्ति हैं, आपको नमन करते हैं, इस भूमि को नमन करते हैं। आपके साथ आज जो हुआ है जिसके कारण आप यहाँ पर खड़े हैं, कितने दिन से ये आंदोलन चल रहा है? क्यों, ये बाद में करेंगे। कितने दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? मैडम हमारे साथ, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ा अन्याय हमारे साथ हुआ है और हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हमें 24 दिन हो गए हैं, 24 दिन हो गए हैं लड़ाई लड़ते हुए, और हमें पता नहीं है कि ये आंदोलन कहाँ जाएगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है। तो गिरीश जी बताएंगे अभी आपको कि विधानसभा में जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से जो नियुक्तियां हुई है उसका एक उसकी नियमावली जो है वो भी बनाई जाती है। इंसान ही तो बनाता है नियमावली, मगर आज इनकी नौकरियां चली गई है, क्योंकि पता चला कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपने बहुत सारे खास लोगों को नौकरियां दी। तो तब पता चला जी उनके पहले गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने भी बहुत सारे अपने लोगों को नौकरियां दी। मगर ये अपने लोग कौन है? ये अपने लोग अपने उत्तराखंड के बाशिंदे, अपने उत्तराखंड के बच्चे हैं। इसलिए ये अपने लोग केवल इनके अपने लोग नहीं है, हमारे भी है। क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल जी के समय पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिनके बारे में रितु खंडूरी जी अवश्य जानती होंगी। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके ओएसडी थे या पीआरओ थे? उनकी पत्नी को भी नौकरी दी। कौन थे वो, पीआरओ या ओएसडी? शायद पीआरओ थे। शायद पीआरओ थे। तो उनके पीआरओ की पत्नी को नौकरी मिली और गोविंद सिंह कुंजवाल के समय पे ये नौकरी मिली, मगर नियम कायदे जो बनाए गए थे उसी के हिसाब से मिली। अब
मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि एक PIL दाखिल करी गई थी 2016 में, और इस PIL को किसी ने जब दाखिल किया माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, तो वहां पे उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसा कोई घोटाला हुआ है नियुक्तियों में तो इसकी जांच होनी चाहिए, मगर जांच जो है वो विधानसभा को करनी चाहिए। आपको पता है ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 अंग है हमारी डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और तीनों पैरेलल चलते हैं अलग अलग। तो ये इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा था कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, मगर शायद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कहा गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन विधानसभा के द्वारा होना चाहिए, तो उच्च न्यायालय बिल्कुल ठीक है, और उच्च न्यायालय के जो आदेश है उनको माना गया। और फिर जब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो क्लीन चिट मिल गई और इनकी नौकरियां रही, मतलब इनकी नौकरियां कहीं नहीं गई। तो गई क्यों? गई इसलिए क्योंकि तथ्यों को छुपाया गया माननीय न्यायालय के समक्ष। और किसने छुपाया? उन्होंने छुपाया जो आज इन बच्चों की नौकरियां खा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये कोटद्वार से नहीं है, मगर इससे भी बड़ी बात उन्हें लगता है उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। उसके बाद जब ये मामला दोबारा उठा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इतने लोगों को नौकरियां दी हैं, शायद 79 लोग हैं, और जब ये बात सामने आई तो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा मैंने तो नियम कायदे बना के किए, और यही कहा था। और उसके बाद ये भी कहा गया ना शायद कि भाई मेरे पहले गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी किया, उसके पहले जो रहे उन्होंने किया। तो पहले प्रकाश पंत, उसके बाद कौन थे विधानसभा अध्यक्ष? यशपाल आर्य जी, हरबंस कपूर जी, प्रकाश पंत जी, फिर गोविंद सिंह कुंजवाल जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी। उस समय राज्य में एक स्थिति बन गई थी जहां पे ये मांग की गैरसैंण में राजधानी बनाई जाए, वहां पे विधानसभा का सत्र चलाया जाए, ये बहुत जोरों शोरों से उठ रहा था। और विधानसभा का सत्र वहां पे जब किया गया तो आप मुझे बताओ कि वहां पे कितने लोगों को भेजा गया? तब हुई थी ना मेन नियुक्तियां 2016 में, क्योंकि 2 विधानसभाओं को चलाना था। जी बताइए। 2016 के बाद वहाँ 40 से 50 लोग हमारे कार्मिक नियुक्त किए गए थे। अच्छा, 40 से 50 वहाँ नियुक्त किए गए। जी उनके वहाँ रहने की कोई व्यवस्था? सारी व्यवस्था है मैम। ठीक है, तो वहाँ पे कोई रहा? बिल्कुल रहा, हम तो स्टाफ सत्र रहा, विधानसभा का स्टाफ रहा। हाँ। और विधानसभा के कार्मिक रहे। अच्छा, तो 2016 की ये बात है, मगर उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और ये सब ठंडे बस्ते में तब तक चला गया जब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम तो वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे। कार्मिक तब भी थे, अभी तक भी थे, तब भी थे और अभी भी हैं। अब तो हट चुके हैं। अच्छा, जब तक हमने हटाई नहीं किया था, हाँ, उस टाइम तक भी वहाँ पे कार्मिक तैनात थे। अच्छा, तो तब भी कार्मिक तैनात थे। जो ये सोशल मीडिया में काफी फैलाया गया कि वहाँ पे लोग नहीं थे, गैरसैंण के नाम पे नियुक्ति होगी और उनको यहाँ पे नहीं रखा गया, लेकिन ये बात गलत थी। वहाँ पे 40 से 50 लोग की तैनाती थी। ठीक है, तो वहाँ पे हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो 2016 की भर्ती हमारी जो हुई है, क्योंकि उस समय गैरसैंण का मुद्दा उत्तराखंड में बहुत जोर शोर से था, तो तत्कालीन सरकार ने सोचा कि वहाँ पर जो है गैरसैंण में हम राजधानी बनाए वहाँ पे, तो वहाँ पर विधानसभा भवन भी बनाया गया, कार्मिकों के आवास भी बनाया गया। और उस समय हम लोगों की जब नियुक्ति हुई थी तो गैरसैंण में जो है उस विधानसभा सत्र चलाने के लिए हम लोगों की भर्ती की गई थी, और हम लोगों में से सभी कार्मिक लगभग 30-40 कार्मिक लगातार वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। जो कहा जा रहा है वहाँ कोई नहीं है, तो हमारी ड्यूटी भी वहाँ दी गई। हम लोग आज तक भी, जब मैडम ने निर्णय लिया हम लोगों को टर्मिनेट किया, तभी खाली हुआ है वहाँ। अच्छा। तब तक हम लोग सब वहाँ पर थे, लगभग 30-40 कार्मिक। ठीक है, तो आपने बताया कि तब भी कार्मिक थे, अब भी कार्मिक है, अब भी थे, नहीं अब तो हटा दिया, इनको टर्मिनेट करने के पहले तो थे। अब देखिए, आप बताओ मुझे कि आपको क्यों लगता है कि आपके साथ ये हुआ? कोई कुछ कारण तो होगा, सिर्फ ये कारण तो हो नहीं सकता कि भाई आपको हटा दिया क्योंकि ये अनियमितता है। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात कही कि ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ी होगी? बताइए, आपका नाम भी बताओ आप। मेरा नाम धर्मेंद्र है कार्की। हाँ। मैं विधानसभा का कर्मचारी हूँ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें जब हमारी नियुक्तियां सब सही थी, यूके एसएससी वाला एक मैटर चला था उत्तराखंड में, हाँ, तो उसको दबाने के लिए, जनता को ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो पूरा विधानसभा की तरफ हमारा डाइवर्ट किया गया।
कि अच्छा। विधानसभा बैकडोर वाला मुद्दा इसलिए उछला गया ये है। भी एक चाल चरित्र चेहरा भाजपा का हमेशा से रहा है। मेरा मानना है कि रितु खंडूरी जी अपने आप को चीफ मिनिस्टर फेस की तरह प्रोजेक्ट करने के लिए भी इसे कर रही हैं, मगर दूसरी तरफ जो बात इन्होंने कही है उसमें बहुत दम है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ध्यान को हटाने के लिए, भटकाने के लिए यूके SSSC में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया। हाँ, ये मैं मानती हूँ। हाँ जी, जी, फिर उसको भटकाने के लिए ये किया गया। और जब मैडम ने कमेटी बनाई, वो उसकी बात की बात है, जब कमेटी बनाई तो कमेटी कोटिया कमेटी बनाई, तो उन्होंने कोटिया कमेटी ने कोर्ट में भी एफिडेविट दिया है, हाई कोर्ट में। उन्होंने सारी ही नियुक्तियों को अवैध बताया है। तो जब सारी ही नियुक्तियों को अवैध बताया है तो पर उन्होंने देखिए कोर्ट का जो मैटर है हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने ये बताया कोर्ट को? आपने तो पिटीशन देखा होगा। हाँ जी। क्या उन्होंने बताया कि पहले भी एक PIL दाखिल हुई थी, उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या ये बातें भी कोर्ट के सामने रखी है विधानसभा अध्यक्षा ने? जी नहीं, उसमें हमारी जो इन्होंने कोटिया कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। जो 2016 में हमारी जनहित याचिका लगी थी, उस पर हमें हाई कोर्ट ने और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना था, तो उसका कहीं पर भी उस रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया कोटिया कमेटी। अरे वाह, लाइट आपके लिए बढ़िया आ रही है बीच बीच में। हाँ जी। तो ये बात तो इनकी बिल्कुल सच है कि जो कोटिया कमेटी, और कोटिया कमेटी ने क्या कहा? कोटिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यही बोला कि 2001 से लेकर 2022 तक सारी नियुक्तियां एक ही प्रोसेस के तहत हुई हैं और ये सारी इनलीगल हैं। हाँ। और मैडम ने अब ये कह के 2016 से लेकर 22 तक कार्रवाई करी कि ये अंदर जो बचे हैं, मतलब जो 2016 से पहले के, वो नियमित हो चुके हैं। तो जब बेस ही गलत है, बेसमेंट ही गलत है, उसने सारी, तो जो नीचे से तदर्थ नियुक्तियां गलत मान रहा है, तो वो नियमितीकरण के नाम पर बचा नहीं सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही कि जो कोटिया कमेटी है उनका कहना है कि जो शुरुआत से अब तक का प्रोसेस है वो एक ही है। तो अगर एक ही प्रोसेस है तो 2016 के बाद वालों के ऊपर गाज क्यों गिराई जा रही है, ये इनका सवाल है, जो आई थिंक इट रियली डज होल्ड वाटर। क्योंकि ये सच है कि अगर एक कमेटी आप ही के द्वारा गठित होती है और वो कहती है कि प्रोसेस एक है, तो प्रोसेस एक होने का मतलब है कि या तो सारे इलीगल है या सारे लीगल है। तो ये इलीगल और वो लीगल कैसे है? और पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल BC खंडूरी के समय की नियुक्तियों पर गाज क्यों नहीं? मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं चाहती कि किसी की भी नौकरियां जो है वो जाए, लेकिन अगर किसी के ऊपर भी गाज गिरती है तो वो सही नहीं है। और अगर किसी के ऊपर अलग तरीके से आप अपना जिसे कहते हैं पक्ष रखते हैं या आप अपनी नजर अलग अलग बना के रखते हैं, यू शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यू आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो जस्टिस जो है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो पहले के लोग हों या 2016 के बाद। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ये लोग जो 2016 के बाद के हैं, ये बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आपकी कोई सुन तो रहा नहीं है, तो इसमें पिटीशन तो एक और दाखिल हो गया। हाँ मैडम, एक और पिटीशन दाखिल हुई थी। सबसे पहले तो मेरा सवाल मैडम से ही है, अगर आप एक तरह बोल रही है कि मैंने न्याय किया है, जब 2000 राज्य गठन से लेकर अभी तक यहाँ पर वही चैनल, वही माध्यम, वही प्रक्रिया सेम है, तो हमारे लिए दोहरा मापदंड जो मैडम ने अपनाया वो गलत है। हमारे 7 साल हमने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी। आज से 7 साल पहले हमारे पास एज थी, हर कुछ था, हम कहीं के फॉर्म डालते। मैं मैम से कह रहा हूँ या हमारी वो एज लौटा दो हमको, जिस एज में हम आए थे यहाँ पर, उनने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल धोनी। आप कौन सी पोस्ट पे हैं? मैं अपर निधि सचिव था यहाँ पे। अच्छा, तो अभी आपको, आपके अंदर क्या चल रहा है कि आपको आगे अगर सपोजिंग ये नौकरी नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे फिर? मैडम, एक तो हमको समाज में कल्पित साबित कर दिया कि बैकडोर से हम एडॉप्ट किए गए थे। हमने यहाँ पे एक साल उपनल से काम किया। अच्छा, आपने 1 साल उपनल में काम करने के बाद हमारी सेवाएं इनने देखी तो हमें इनने तदर्थ रखा। हमने अपनी सेवाएं, अपना काम बड़ा ईमानदारी से किया। हम कहीं पे भी ना हमारी किसी काम में शिकायत थी, ना हमने कभी अपना कुछ गलत हो दिया। नहीं, एक और चीज, आप लोग उपनल से आए 1 साल के लिए, मगर उसके बाद एक और चीज हुई थी कि जब ये PIL 2016 वाली है, 2017 में राजेश चंदोला ने हम पे PIL डाली थी, तो उसमें जनहित याचिका जो लगी थी, उसने बोला था ये भर्तियां सारी अवैध है, ये गलत है, नाते रिश्तेदारों को नौकरियां बांटी गई हैं
और गलत तरीके से लोग लगे। तो हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल लगी थी, तो वहां पर 2017 में ही बहस चली थी। तो उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट थी और इसी विधानसभा ने हमारा सपोर्ट वहां पे किया था कि ये सब लीगल है, इनकी कोई भर्तियों में कुछ कमी नहीं है और ये वैध है। तो हम वहां पे सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों जीतने के बाद जो पीआईएल करता था वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा एक साल चला, वहां पे भी 1 2 3 हियरिंग हुई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हमें सही ठहराया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। उसके बाद कुछ लोगों का क्या रेगुलराइजेशन किया गया? इसके बाद हमारे साथ 2014 में भी लोग लगे थे, 13-14 के बीच में भी लोग लगे थे 13 में, तो उनको भी हमसे लगे 2-3 साल हो रखे थे, वो रेगुलाइज हो गए। और हम 16 में आए, हमें 7 साल हो गए, तो हमें कोई रेगुलाइज नहीं किया गया। मतलब 7 साल की नौकरी के बाद आपको और निकाल उसी दिया पेन गया। से वो रेगुलाइज हुए जिस पेन से हम तदर्थ हुए। वही स्पीकर हमें भर्ती करते हैं और वही स्पीकर उन्हें नियमित करते हैं। उन्हीं स्पीकर की भर्ती को आप गलत ठहरा रहे हो और उन्हीं स्पीकर की नियमित की हुई भर्ती को आप सही ठहरा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? हाँ, ये बहुत बहुत फर्क है। मैं आपका नाम क्या है? ये पकड़ लीजिए आप। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अभी ये जो नई पिटीशन आ गई है, इससे क्या आपके ऊपर और खतरा है? ये क्या है ये पिटीशन? मैम खतरा तो अभी है ही। हाँ, लेकिन ये नैनीताल में अभी एक और पिटीशन कल एक्सेप्ट करी गई है, शायद एक्सेप्ट हो गई है। हाँ, कौन जानता है उसके बारे में? आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, बताइए, आप बताओ। जी मैम, उसमें कल एक पिटीशन डाली गई है बैजनाथ जी के द्वारा। तो उसमें जो है, उसमें इन्होंने अपने ही सीएम को इन्होंने पार्टी बना रखा था। हाँ, जो कि कल उसके बाद उन्होंने इनका नाम वहां से हटा दिया है। अच्छा। जो जजेस थे उनके द्वारा उनका नाम वहां से हटा दिया गया है। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो उन्होंने बोला होगा कि आप हटाइए, इसको रेक्टिफाई जो भी करिए। इनके एडवोकेट को बोला गया वो इनके द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं, इसमें मुकेश सिंघल जो वर्तमान में वही है ना, मुकेश सिंघल जी, जिन्होंने अपने आप को एक ही दिन में 2 प्रमोशंस दिए, 1 महीने में 3 प्रमोशंस अपने ही साइन करते। ये खुड़बुड़ा मोहल्ले से हैं क्या? जी जी मैम। कोई जानता है कहाँ? मैंने सुना है कि वो दाल बेचते थे या कुछ राजमा बेचते थे, है ना? फिर उसके बाद वो यहाँ पे लगे, और नहीं, वो शायद शोध में लगे थे, है ना? ऐसा कुछ था कि शोध अधिकारी थे। फिर उसके बाद उनके ऊपर दया दृष्टि किसकी हुई है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना। और एक और कोई सिंगल नाम है जो पंडिताई करते थे, कौन है? मयंक सिंघल। मयंक सिंघल, वो भी है? आप तो मैं सही नाम ले रही हूँ। प्रोटोकॉल अधिकारी के, वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी। तो पंडिताई जो करता है उनको, मतलब उनके सर्टिफिकेट्स जो है वो मान्य है क्या? मैम वो मान्य तो कहीं नहीं है। हाँ, है ना, मगर वो पंडिताई करते थे यहाँ पे जी। हाँ, तो आप लोगों को कुछ पता? भाई आप लोग अंदर है तो आप लोग तो डॉक्यूमेंट्स देखते होंगे सबके, इसलिए पूछ रहे। नहीं पता? इस पे तो आरटीआई डालनी चाहिए। आरटीआई डालनी चाहिए, लेकिन मैम हमें आरटीआई हमने कई बार लगाई है, लेकिन ये लोग अंदर आरटीआई को दबा देते हैं। नहीं, मैं आज देखिए, आपने बहुत आरटीआई लगाई होगी। ये पंडिताई वाली जो क्वालिफिकेशन है ना, मुझे तो ये देखना है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि भाजपा की सरकार में स्वर्ग है और चारों तरफ बस साधु बाबा है। हाँ, स्वर्ग वाले, धरती वाले नहीं। और वहां पर उनके हाथ में कुछ सर्टिफिकेट वहां के भी होते होंगे, भगवान जियों के। तो यहाँ वाले भगवान जी के सर्टिफिकेट भी तो होंगे अगर उन्होंने पंडिताई का कोर्स किया है। जी बिल्कुल। तो आपने उसके लिए आरटीआई क्यों नहीं डाली? मैम हमने डाली थी, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिला। अच्छा, आपने डाली है उसके लिए? आपने डाल रखी है क्या? कई बार डाली है, पहले भी डाल चुके हैं मैम। उसका आप मुझे वो कागज कुछ भेज सकेंगे, दे सकेंगे? ठीक है, तो आप वो मुझे कागज दीजिएगा, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि वो शायद हरिद्वार के हैं और मयंक सिंघल उनका नाम है। तो पहले मुझे लगा कि शायद मुझे कंफ्यूजन है कि एक मुकेश सिंघल एक मयंक सिंघल। चलिए, उस पर मैं करूंगी। तो आप मुझे बताइए कि अब इस वाले केस में जो मुकेश सिंघल के ऊपर क्या कहा गया है इस पिटीशन में? तो अभी उनको पार्टी बना के उनको जवाब तलब किया गया है उसमें। तो अब देखते हैं वो क्या बोलते हैं। नहीं, नोटिस अभी इशू हुए हैं या अभी नहीं हुए? जारी हो गए हैं। जो मैंने पेपर में देखा था, मैं पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आज मैंने वो ही पढ़ा था सवेरे कि इनको नोटिस सर्व हो चुके हैं। अच्छा, नोटिस मतलब इशू करने की बात हुई होगी। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन हम कोई और बात आप लोग ऐड करना चाहते हैं क्या? कोई ऐसी बात है जो आपको ध्यान में आती हो इस वक्त? नहीं तो हम इसके ऊपर लगातार बात जरूर करेंगे
और डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करेंगे। इसीलिए मैं आपसे आरटीआई की बात भी पूछ रही थी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो वो मुझे आप जरूर दीजिएगा, ताकि हम डॉक्यूमेंट्स के साथ सरकार से सवाल कर सके। देखिए, कोर्ट में जो मैटर गया उसके ऊपर सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट में जो मैटर है वो कोर्ट देखेगी, और कोर्ट में आप लोग अपना मजबूती से पक्ष रखेंगे, ऐसी उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आपके वकील जो है वो मैटर को ठीक से हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं? एक, रितु खंडूरी से, 2, प्रेमचंद अग्रवाल से, 3, पुष्कर सिंह धामी से। एक एक करके आप अपनी मर्जी का, वो क्या कहते हैं उसको, चूज कर लीजिए चिट, किसके बारे में। जी, मैं वर्तमान अध्यक्षा जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, हमारी एक ही गुहार है कि राज्य बनने से लेकर अगर भर्ती की प्रोसेस एक है, तो आपने 2016 के बाद वाले कार्मिकों को जिन्होंने 6-6, 7-7 साल निस्वार्थ भाव से अपनी इस विधानसभा में ड्यूटी दी, तो उन पर ही आखिर कार्रवाई आप क्यों की आपने कार्रवाई? और 2016 से पहले के कार्मिकों पर जो विधिक राय लेने की बात आपने की थी, तो वो विधिक राय आप कब लेंगी और कब न्याय करेंगी? यही हमारी उनसे गुहार है रितु खंडूरी जी से। रितु खंडूरी जी के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल से किसी ने कोई सवाल पूछना है? आप पूछोगे सवाल? नहीं पूछना है, आपने भी नहीं पूछना, पूछिए। अरे पूछना आपका अधिकार है, पूछने में जीएसटी थोड़ी लग रहा है। नहीं, हमें यही पूछना है कि जब उनके द्वारा की गई नियुक्ति थी जो, वो 1 साल के लिए की गई थी, और उनका 1 साल का पीरियड था, जो कल भी अपने इंटरव्यू में HNN में बोल रहे थे कि जो मेरे द्वारा ये नियुक्ति की गई है केवल 1 वर्ष के लिए टेम्परेरी व्यवस्था के तहत की गई थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे 6-7 साल हमें हो चुके हैं, तो हमें भी उनके साथ क्यों लपेटा गया? मतलब वो कह रहे हैं कि 1 साल के लिए उन्होंने जो नियुक्तियां करी थी, उनकी जो नियुक्तियां थी, उन्होंने बोला जो उन्होंने 72 लोगों की नियुक्ति की थी वो केवल 1 साल के लिए की थी। तो मतलब वो 1 साल के लिए उनको नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद उनका टाइम पीरियड खत्म था। ये तो, और ये भी अन्याय है। अगर वो इस मंशा से गए हैं, नहीं लगता आपको कि इस मंशा से कोई आपको नौकरी दे कि भैया 1 साल के लिए नौकरी कर लो, उसके बाद मेरा पता नहीं और तुम्हारे काम मैं देख नहीं सकता। पुष्कर सिंह धामी जी से कोई कुछ कहना चाहते हैं? पुष्कर सिंह धामी जी से कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। मैडम, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जब ये हमारे विधानसभा की भर्ती वाला जो मुद्दा उठा था, तो उस समय मैडम माननीय धामी जी ने माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था कि इन नियुक्तियों की जांच करो और जो गलत है उसे बाहर करो, और जो इस तरह से। तो मैडम ने उस पत्र पे अमल करते हुए वही कोटिया कमेटी बना के जो आधा अधूरा न्याय किया है, तो ये आधा अधूरा न्याय किया गया मैडम के द्वारा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अब दोबारा मैडम को पत्र लिखिए और ये करिए कि इसमें या तो पूरा न्याय करिए या तो इन बच्चों के साथ भी पूरा न्याय होना चाहिए। आपने तो आधा अधूरा न्याय किया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल आधा अधूरा न्याय। में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैडम को दोबारा आप इस पे डिस्कस करें, उनको पत्र लिखे कि इस पे न्याय करें तो पूरा करें, वरना ये तो आधा अधूरा न्याय हुआ मैडम हमारे साथ। बिल्कुल आधा अधूरा न्याय है। मगर एक सवाल मेरा है कि आप लोग अपनी नौकरी में खोने में और उस दर्द को सहने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे जिसकी मुझे आपसे उम्मीद थी। यानी कि आप ये नहीं पूछ रहे कि प्रेमचंद अग्रवाल आज मंत्री हैं, वो जर्मनी घूम रहे हैं, आपको निकाला है उन्होंने, तो उनकी नौकरी जो है वो क्यों नहीं गई? वो अब तक मंत्री क्यों बने बैठे हैं? जिसने गलत किया है, और जो पिटीशन की अभी नई बात हो रही है उसमें भी ये सवाल उठाया गया है कि जितने लोग, जितने एमएलएज हैं जिन्होंने इस तरह की नियुक्तियां करवाई, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और उन्हें कभी भी एमएलए का इलेक्शन या एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इसी को कहते हैं। क्या ये सवाल नहीं करेंगे आप? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक और चीज कही गई है उस पिटीशन में कि जो ये करप्शन का मामला है, और ये करप्शन का मामला है क्योंकि वो तो आराम से बैठे हुए हैं और ये बात कही जा रही है कि ये करप्शन है, तो आपको तो नियम के तहत रखा गया, लेकिन क्या सब किसी का रिश्तेदार है? आप लोग क्या किस किस के रिश्तेदार हैं, किस किस के माध्यम से आए हैं? सब मैं तो मैम तैयारी करता था यहाँ पे, मैं घड़ी कैंप पे रहता था उस टाइम पे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी का रिश्तेदार हो, उसमें क्या खराबी है? ये तो भाजपा वाले हैं जो कहते हैं कि परिवारवाद है और फिर परिवार वालों को खुद रखते हैं अपनी पार्टी में, तो ये कौन सी बात है ना? कोई तो किसी का रिश्तेदार होगा ही।
अगर मेरे पास कोई आता है, कोई पुलिस वाला ही आता है और कहता है कि भाई मेरे बच्चे को यहाँ स्कूल में नौकरी, वो कहते हैं एडमिशन दिलवाना है, मैं क्यों नहीं उसके लिए बोलूंगी? मैं तो बोलती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नियम कायदे के विरुद्ध जाके कुछ कर रही हूँ। तो नियम कायदे भी लोग ही बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं। और अगर एक प्रोसेस है जिसको एक ऑथेंटिसिटी मिल चुकी है, एक लीगैलिटी मिल चुकी है, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेमचंद अग्रवाल जी आप लोगों के ऊपर ये गाज गिरवाने के बाद घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, जर्मनी चले जाते हैं, फिर उनके ऊपर कोई कुछ नहीं होता, क्या उनका मंत्री पद जो है वो नहीं जाना चाहिए? जो पहले थे जिन्होंने ऐसा किया, अगर गलती करी तो उन्होंने करी, अगर मैं गलती करूं तो उसकी सजा मेरा बच्चा क्यों भुगतेगा? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता। अगर मैं गलती करके अपने बच्चे से कोई गलत काम कराऊंगी तो क्या मेरा बच्चा गलत हो गया? उसे तो मैंने कहा ना कि तुम ये करो। अगर वो उस काम को अच्छी तरह से कर रहा है तो मैं उसके साथ क्यों गलत होने दूंगी, या आप उसके साथ क्यों गलत करेंगे? उसी तरह से ये उत्तराखंड राज्य के बच्चे हैं, इनको नियम कायदों के हिसाब से नौकरियां दी गई, वो नियम कायदे जो हमारे पॉलिटिकल क्लास ने बनाए। तो उसके बाद आप कहेंगे कि इन्होंने जो काम किया वो भी गलत। काम तो नहीं गलत है ना, ये बताए सरकार कि इन्होंने काम तो ठीक से करा। रितु खंडूरी जी, आप तो इनको अवार्ड भी करती नहीं, तो फिर अगर इन्होंने काम गलत नहीं किया तो ये बताइए कि इनको ये सजा क्यों दी जा रही है? थोड़ी सी दया भावना, शो सम एम्पैथी, थोड़ी सी दया भावना, थोड़ी सी इज्जत दूसरों की, थोड़ी सी कम राजनीति करिए। मुख्यमंत्री बनना चाहती है, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर एक महिला मुख्यमंत्री मेरे राज्य को मिलती है, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय करके नहीं। इनके साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को बंद करिए रितु खंडूरी जी, ये आज आपके हाथ में है। अगर आपने ये नहीं किया तो उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड की जनता ये जानती है और याद हमेशा करती रहेगी कि ये राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है, और महिलाओं के इन बच्चों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आपको माफी कभी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इन बच्चों की आवाज रितु खंडूरी जी के कानों में पहुंच सके और वो सही न्याय कर सके।